भारत की G20 सदारत के अख्ताम से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज G20 रहनुमाओं की वर्चुअल सरबराह इजलास की करेंगे सदारत। नई दिल्ली अलामिया के असरात और मौजूदा आलमी चैलेंजों पर होगा तबादला ख्याल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के इंतखाबी जंग में मसरूफ। डूंगरपुर के सागवाड़ा और भीलवाड़ा में जलसों से किया खिताब। कांग्रेस के ऐलानात पर जमकर की तनकीद। कहा, राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने गुमराह कुन मंशूर किया जारी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने झोंकी ताकत। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम पार्टियों के बड़े लीडर वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ। सदर जमहूरिया ने संबलपुर में ब्रह्मा कुमारियों के जेर एहतमाम कौमी तालीमी मुहिम नए भारत के लिए नई तालीम का किया आगाज। पुटपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें कन्वोकेशन में होंगी शामिल। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन आइंदा 15 घंटों में मुकम्मल होने की उम्मीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फिर फोन पर बात करके इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ली जानकारी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव से किया खिताब। कहा, यह कॉन्क्लेव आलमगीरियत के दौर का है अक्कास। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को बनाया निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस करती है धोखे का कारोबार, सरकारी जायदाद को अपनी जायदाद बनाना। कल ईडी ने AGL और यंग इंडिया के 751 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासे किए थे जब्त। और 50 यरगा मालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी के लिए तैयार हुआ इसराइल। काबीना ने तजवीज को दी मंजूरी। 4 रोजा जंगबंदी पर हुआ इत्तेफाक। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज G20 रहनुमाओं का वर्चुअल सरबराह इजलास मुनक्किद हो रहा है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। G20 के मंशूर में 205 निकात पर इत्तफाक किया गया था। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक्किद की जा रही है। अमिताभ कांत ने कहा कि वजीर आजम तकरीबन 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि वजीर आजम G20 लीडर के ऐलान को नाफिज करने में बहुत संजीदा हैं। वजीर आजम ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसियों और बदउनवानी पर हमला किया। वजीर आजम ने कांग्रेस के मंशूर को झूठ करार दिया। वजीर आजम ने कांग्रेस की पॉलिसियों और फैसलों को मुल्क दुश्मन करार दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सिर्फ एक खानदान अहम है। कांग्रेस इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई।
राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। और इससे कबल वजीर आजम ने डोंगरपुर सागवाड़ा में इंतखाबी जलसा किया। उन्होंने दावा किया कि अब रियासत में अशोक गहलोत की हुकूमत कभी इख्तिदार में नहीं आएगी। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। इसके अलावा वजीर आजम ने कांग्रेस को दलित, गरीब और कबायली मुखालिफ करार दिया। रियासत में लगाए गए कांग्रेस के इंतखाबी पोस्टरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस अपने कौमी सदर का भी एहतराम नहीं कर सकती तो फिर हम आम लोगों की क्या बात करेंगे। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। वजीर आजम ने राजस्थान को जराइम, बदनवानी और खुशामत में एक सरकर्दा रियासत बनाने का इल्जाम लगाया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर आमिर शाह ने राजस्थान के जैतारण असेंबली हल्के में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत बनते ही फसादी राजस्थान छोड़ देंगे। आए दिन दंगे होते हैं। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े नजरों के सामने चाकू घोंटकर गला काट देते हैं। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, वाल्मीकि कृष्ण की हत्या होती और गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं। एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। यहां किसी की हिम्मत नहीं होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने राजस्थान में उदयपुर के झाड़वल में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि राजस्थान में नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी कांग्रेस हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। यहां पर मासूम बच्चियों को उठा लेते हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।
माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी कांग्रेस की सरकार को कोई चिंता नहीं रही। और मुझे तो यह बतलाया गया है कि 2 लाख से अधिक ऐसे एफआईआर दर्ज है। क्या ऐसी हुकूमत को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राजस्थान के दौसा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनते ही राजस्थान को बदनवानी से पाक कर दिया जाएगा। कभी आपने सुना कि सेक्रेटेरिएट के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिल जाए? कभी आपने सुना कि 1 किलो सोना मिले? ये किसका सोना? ये किसका 2 करोड़ 31 लाख? और कहां मिल रहा है? सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय के अलमारी में। बताओ, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए क्या? चाहिए क्या? और लाल डायरी याद है ना? लाल डायरी याद ना? ये लाल डायरी 25 तारीख को 3 तारीख को निकलेगी बाहर, और जो जो उसमें नाम होंगे ना वो सब अंदर होंगे। ये भी आप तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम में भी तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम पार्टियों के बड़े लीडर वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी, इसलिए अब इंतखाबी मुहिम में तकरीबन 1 हफ्ता बाकी रह गया है। तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा रियासत के कोने कोने में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। और सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट महमूद अहमद ने कहा कि खुशी की बात है कि हम मजदूरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मशीन से 39 मीटर ड्रिलिंग की गई है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हिसाब से एक बड़ा कदम है। हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे, और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे। ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है, और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को, और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के नोडल ऑफिसर और उत्तराखंड हुकूमत के सेक्रेटरी नीरज खेरवाल ने बताया कि बचाव का काम तेजी से जारी है। रेस्क्यू 5 महाजों पर जारी है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम की जानिब से टनल के इस पार बिछाई गई 6 इंच लाइफ सपोर्ट पाइपलाइन के जरिए डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक मेहनत कशों को जरूरी ग़िज़ा फराहम की जा रही है। आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है, और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है। और उत्तरकाशी में जारी बचाव ऑपरेशन के बारे में बीआरओ मेजर नमन नरोला ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज टनल के दूसरी तरफ का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है।
पीआरओ का काम था जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लोकेशन देनी है, वो हमने साइट पे 20 तारीख को रात को दे दी। हमारा सेकंड टास्क था कि हमने एक एक्सेस रोड यहां देनी थी, एक एक्सेस रोड हमें बड़कोट साइड से, जो दूसरी टनल का दूसरा साइड है, वहां से देनी थी। उसका हमारा सर्वे कल कंप्लीट हुआ है और हमारी मशीनरी इस ग्राउंड पे पहुंच चुकी है स्टार्टिंग पॉइंट में, ताकि अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे उसको। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर रोज वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर मालूमात ले रहे हैं। आज भी वजीर आजम ने इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में बात की। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन पर बात की कि वो सिलक्यारा उत्तरकाशी में जेर तामीर सुरंग में फंसे मजदूरों को खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया फराहम करें और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालें। जारी इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में भी बात हुई। मरकजी एजेंसियों, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और रियासती इंतजामिया के दरमियान बाहमी तालमेल से किए गए बचाव ऑपरेशन के बारे में वजीर आजम को आगाह किया गया। इस दौरान उन्हें गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त और कारकुनों और उनके अहले खाना के दरमियान बातचीत से बड़े हौसले के बारे में भी आगाह किया गया। हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म की तरफ से मुसलसल रहनुमाई मिल रही है, जो हम सबको हर रोज़ नई तवानाई फराहम करती है ताकि मजदूर भाइयों को पूरी क़ुव्वत के साथ जल्द और बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज संबलपुर में ब्रह्मा कुमारियों के ज़ेरे एहतमाम कौमी तालीमी मुहिम नए भारत के लिए नई तालीम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास और ओडिशा के वज़रा भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों को तकनीकी तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मसनूई ज़हानत से ही तरक्की मुमकिन नहीं है। इसके लिए रूहानी तालीम बहुत ज़रूरी है और भारत हमेशा से इसका हामी रहा है। हम तभी मजबूत बन सकेंगे जब हम रूहानी तालीम को मज़ीद मजबूत करेंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज चैलेंज ये है कि हम इंसान बनाएंगे या मशीनें तैयार करेंगे। हमें मसनूई ज़हानत चाहिए या इंसानी ज़हानत। इसका वाहिद उसूल ये है कि हम रूहानियत और तालीम के साथ आगे बढ़ें और मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करें। देश में आज 3 से 23 साल के अंदर भारत में 50 करोड़ नागरिक हैं। 140 करोड़ में 50 करोड़ उन्हीं में से हैं। आज चुनौती यह है, हम मनुष्य बनाएंगे या मशीन बनाएंगे। आज एआई चाहिए ना एचआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ना ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। उसी की एक ही सूत्र है, आध्यात्मिकता के साथ जो आप करते आए हो। आपकी इस कैंपेनिंग के मूल आधार भारत को 21वीं सदी में 2047 तक विकसित बनानी है। भारत से दारिद्र्यता को मूलोत्पाटन करना है, भारत में समानता लानी है, भारत को भव्य बनाना है। एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो शिक्षा। और आप उस काम पे जुड़े हो और मैं आभारी हूं, आपने भारत को जोड़ा। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूसरे CII इंडिया नार्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के नुक्ता नज़र से ये कॉन्फ्रेंस एक तौसीशुदा नक्श राह की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि ये तकरीब ग्लोबलाइजेशन का भी अक्कास है। This conclave is significant because it reflects the growing awareness of our two regions about the possibilities and opportunities in cooperation. This certainly speaks of a more globalized era, but from India's perspective, also of an expanding footprint. The Baltic Sea and the Arctic region have re-emerged in strategic prominence, and conversations about future connectivity and logistics have business implications as well. और अहमदाबाद में 2 रोज़ा इंडियन ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर परशोत्तम रुपाला ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गुजरात की वजीर आला भूपिंदर पटेल ने कहा कि गुजरात में मुल्क का सबसे बड़ा साहिली इलाका है और रियासत मछली की पैदावार में सर-ए-फहरिस्त है।
गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। और भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है। गुजरात की वजीर आला ने कहा कि 2014 से माही गिरोह और माही परवरी से वाबस्ता लोगों के लिए एक इनकलाब शुरू हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महासत्ता के रूप में उभरा है। गत 9 वर्ष में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारी मात्रा में बढ़ा है। अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मुल्क माहीगीरी और आबी ज़राअत गुज़श्ता 9 साल में दोगुनी हो गई है। हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इतने पोटेंशियल वाले क्षेत्र के लिए देश में 2014 से पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार फिशरीज मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है और इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी गुजरात के ही वरिष्ठ नेता आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। इस मंत्रालय के साथ ही फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड के लिए 75,000 करोड़ रुपए के एलोकेट भी किए गए हैं, जिसके कारण देश में इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर को भी भारी प्रोत्साहन मिला है। पिछले 9 सालों में फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मुल्क में पहली बार माहीगीरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, जिसके जरिए वो अपने कारोबार को फरोग दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिनसे अब वो टोकन दर पर बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कोस्टल बेल्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खास सागरमाला परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के कारण कोस्टल बेल्ट में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दरमियान 50 यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे इसराइली काबीना ने मंजूरी दे दी है। मुआहदे के तहत पहली बार यरगमालियों के बदले 4 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। इन कैदियों में सिर्फ इसराइली खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। हमास गजा में इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा भी करती है, जिस पर इसराइल तैयार नहीं है। इसराइल ने अब तक रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 2 पेट्रोल टैंकरों को गजा पहुंचने की इजाजत दी है। फिलहाल इसराइल अपनी जेलों में कैद बाज फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर भी राजी हो गया है। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने आइंदा साल सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए विक्रमसिंघे ने मजीद यकीन दिलाया कि दोनों इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। बल्दियाती और सूबाई कौंसिलों के इंतखाबात आइंदा साल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।